मोहतरम नाजरीन आदाब। बेबाक के आज के शुमारे की इब्तिदाई जो मैं कुछ कलिमात आपके गोश गुजार करना चाहूँगा वो ये है कि हमारी ये कोशिशें आपको कैसी लगती हैं, हमें ज़रूर बताया करें अपने कमेंट्स में। और जो कुछ कमी इसमें आपको लगती हो या किस तरह से हमें इसको आगे बढ़ाना है, वो भी बताया करें। बहुत-बहुत नवाज़िश होगी आपकी। तो आज के बेबाक प्रोग्राम में जिनके साथ हम बेबाक होके बात करेंगे, वो कश्मीर के एक खूबसूरत चेहरा है। जवानी से लेके आज तक अभी भी माशाअल्लाह चेहरे मोहरे से खूबसूरत और जवान पुरवकार शख्सियत के मालिक हैं। मैं उनसे कहता था, मुझे अल्लाह ने अगर आपकी जैसी शक्ल दी होती तो मैं बॉलीवुड में चला गया होता। उन्होंने भी कोशिश की, कुछ प्रोजेक्ट्स में काम किया और श्रीनगर दूरदर्शन खासतौर से और रेडियो में भी और स्टेज में। और मेरा ये क्या कहते हैं खुशबख्ती है मेरी कि मैंने उनके साथ पिछले सन 68 से उनके साथ में मुंसलिक हूँ, बचपन से आज तक। वो भाई की तरह रहे मेरे साथ। उनको मैंने बहुत बार गुस्सा दिलाने की कोशिश की, लेकिन गुस्सा कभी नहीं हुए, हर हर वक्त मुस्कुराते हुए। ये हैं हमारे वादी कश्मीर के एक होनहार, काबिल एहतराम, सीनियर मोस्ट और बहुत बुलंद पाए के फनकार जनाब जमीर अशाई साहब। उनको फ्रेम में लाया जाए। अस्सलाम वालेकुम जमीर साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वही सलाम सर, हाउ आर यू सर? अल्लाह का करम, वही मुस्कुराहट, वही चेहरा, वही मतलब क्या कहते हैं, दिल को तरसा देने वाली आंखें, दिल को कुछ कुछ होने वाली आंखें। माशाल्लाह। कहिए आजकल क्या मसरूफियत है? आजकल मैं जरा घर में ही आराम करता हूँ। कुछ 1 2 3 साल से घर के बड़े सारे काम हैं, सो उन्हीं को अंजाम देते हैं। तो खुशी होती है कि शायद हमने पिछले 10 साल में नहीं किया होगा या 20 साल में नहीं किया होगा। ज्यादा भागते रहते थे शूटिंग से वो सब। अब एक ऐसा टाइम आया जहाँ आराम ही आराम है और कुछ काम नहीं है। मुझे याद है जब हम आप एक साथ, मैं सबसे उम्र में कुछ 1 2 साल छोटा होऊंगा या कुछ ऐसा ही, हमने पहला एक परफॉर्मेंस दिया था इकट्ठे श्रीनगर के टूरिस्ट सर्विस सेंटर में स्टेज पर। आप भी माशाल्लाह नौजवान थे, तिफले मकतबी थे अभी। मुझे याद है, मुझे अच्छी तरह से याद है। हम दिन कभी नहीं भूल सकते। टीआरसी में मैं था, हमारा एक प्रोग्राम जा रहा था, तो लोगों ने पहले ही मुझसे कहा था कि सर हम मिलना चाहते हैं जुंडब के नजीर से। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है, इस बार हम आपको सरप्राइज देंगे, उनको लाएंगे, आपके सामने पेश करेंगे। तो फिर हमने आपसे रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा लोग आपके चाहने वाले बहुत है यहाँ पे, आप आइए स्टेज पे नहीं, ये तशरीफ मत लाइए। कहिए, और जब आप आए ये मत कहिए, ये मत तहलका कहिए मच आपने। गया और जबरदस्त ना ना ना, आपकी ये मत एंट्री। कहिए, ये मत कहिए कि यस रिक्वेस्ट करी। आप मुझे पकड़ के ले गए, रिक्वेस्ट नहीं करी आपने, मुझे पकड़ के ले गए। व्हाटएवर इट इज। क्योंकि मेरी हिम्मत आज भी और न कभी हुई मेरी हिम्मत कि मैं आपकी किसी बात से इनकार कर सकूं, क्योंकि आपका तरीका ही इतना शाइस्ता और इतना मीठा और प्यारा होता है कि आदमी नहीं, वो आपको तो इनकार ही नहीं कर सकता। कहते हैं जब दरख्त फलदार होता है तो वो झुक के ही बात करता है। इसीलिए आपकी अदा भी मुझे हमेशा से पसंद आई है। जब आप डीडीजी भी थे, डायरेक्टर तो रहे, उससे बाद में जब आप डीडीजी बने तब भी आप उसी लहजे में हमसे बात करते थे। है वेयर ब्रदर्स, है बेहज, है चाय कपस शमो, है वलस इतज़ो वसीमत सो टिकवटे हस कमो। सो वो दिन कैसे हम भूल सकते हैं। अल्लाह सलामत रखे आपको। जमीर साहब, जब आप अपने गुजरे हुए अयाम की तरफ नजर दौड़ाते हैं, आपको क्या लगता है कुछ हासिल हुआ कि ऐसे वक्त जाया हो गया? नहीं, अगर हम पहले ही लोगों से कहेंगे तो शायद वो प्रोग्राम ना देखें, वो हम कहेंगे जाया हो गया। ऐसा नहीं है। हम ये भी नहीं कह सकते कि वक्त जाया हो गया। हमने जो भी किया डेडिकेशन से किया, चाहे रेडियो के हवाले से, टीवी के हवाले से, जो भी काम किया स्टेज पे किया, डेडिकेशन से किया। हमने यही चाहा कि लोग हमें पसंद करें। हमने कोशिश की कि उस रोल में, जो रोल हमें मिला है, हम इसमें जान डाल दें। हम तारीफें सुनना चाहते थे, लोगों से सुनना चाहते थे कि साहब आप बहुत अच्छे एक्टर हैं। जाहिर है हम छोटे थे तो हम चाहते थे कि लोग तारीफ ही तारीफ करें। तो उसी तारीफ के अंदर जो शुरू के काम थे हमारे, जब हमने शुरुआत करी स्टेज पे,
एनएसडी का एक एनएसडी और कल्चरल एकेडमी दोनों का कोलैबोरेशन में एक वर्कशॉप हुआ था। मैं भी वहाँ चला गया, काफ़ी लोग थे वहाँ पे। मैंने कहा सर मैं भी आना चाहता हूँ वर्कशॉप में। मैंने कहा मुझे अदाकारी का बड़ा शौक है और ये सब। उसके बाद मुझे जब वर्कशॉप जाने का मौका मिला, उसमें उन्होंने ड्रिल्स कराई, हमें एक्सरसाइज कराई, डायलॉग डिलीवरी का दिखाया बहुत कुछ। वहाँ एनएसडी के लोग भी आते थे हमें बताने के लिए। और एमपी शर्मा करके एक साहब थे, वो तो ऑलरेडी हमारे एक्टर हैं दूरदर्शन के, वो एनएसडी से निकल के आए थे। तो वो भी हमें कुछ चीज़ें सिखाते थे, जमीर साहब ऐसा करना है वैसा करना है ये सब। उसके बाद हमारी खुशकिस्मती देखिए हमारी शुरुआत में ही कि जब मैंने वर्कशॉप जब पूरा हो गया, उसके बाद उनको एक प्ले करना था। विजय तेंदुलकर का प्ले एक था, खामोश अदालत जारी है। तो वहाँ कास्टिंग हो गई, लास्ट में एक एक करके बुला रहे थे किस रोल के लिए, लीडिंग रोल्स हैं, पहले हम इनके लिए एक्टर को चुनेंगे। उसके बाद 2-4 लोग आ गए, उसके बाद मैं आया, मैंने भी डिलीवर किए वो डायलॉग्स वगैरह उस कैरेक्टर के। तो कबीर रतन शर्मा वाज द डायरेक्टर ऑफ दैट ड्रामा। ही सेड जम्मू वाले, ही इज आई थिंक डूइंग द बेस्ट। हाँ, जम्मू वाले कबीर रतन शर्मा वो एकेडमी में भी थे, एडिशनल जी सेक्रेटरी। जी, बड़े पाए के फनकार। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई हाँ, फनकार भी बहुत अच्छे थे, डायरेक्टर भी अच्छे थे। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह ये रोल करना है, लेकिन इसमें एक शर्त है। जब मैंने 2-3 दिन 5 दिन 6 दिन रिहर्सल की, प्ले की शुरू हो गई, कहा जमीर मैंने सोचा था कि ये रोल मैं खुद करूंगा क्योंकि वेरी पावरफुल रोल है, मैंने जम्मू में भी स्टेज पे किया है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को देख के मुझे लगता है कि नहीं, मेरा आइडिया गलत था, आप सही आदमी हो, इसके लिए आप ही करेंगे। लेकिन रोज मुझे बताते रहे और भी करना है, ये करना है, वैसे करना है इसमें। और उसमें जबरदस्त बात तो ये थी कि मैं वकील का रोल करता था, दोनों तरफ से लड़ना था मुझे, सरकारी वकील भी था मैं और सेकंड जो डिफेंड करता वो भी था। तो बड़ा मुश्किल सा रोल था। 2 कैरेक्टर्स थे, एक में मैं टोपी पहन के जाता था, एक के टोपी बगैर करता था, और 2-2.5 घंटे का प्ले। उस प्ले को याद करने में मुझे 1 महीना लगा पूरा। उन दोनों प्रैक्टिस भी नहीं थे कि याद कैसे करते हैं, आजकल हमने वो ट्रिक्स सीखी है कि याद कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। 2.5 घंटे का प्ले और उसमें 1.5 घंटे मुझे बोलना है प्ले में। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट जॉब, लेकिन ऐसा है कि अल्लाह का करम था मुझ पे। प्ले जिस दिन हुआ, लोग आ गए स्टेज पे, शायद जेलखानी साहब भी थे, अब नहीं रहे, उस स्टेज के माने हुए अदाकार थे, वो भी स्टेज पे आ गए, उनके साथ और भी दोस्त कुछ थे। कहा यार यू आर डूइंग वेरी गुड, क्या ये वो, तो गले वले मिले, वो सब ये सिलसिला हो गया। उसके बाद अब मैंने सोचा यार रोल तो मैंने इसमें किया, लोगों को अच्छा भी लगा, अब मैं क्या करूं, अब मुझे आगे बढ़ना है, इसी फन को अपनाना है, कुछ और करना है। मेरे जहन में बहुत कुछ था, मैं गाने भी बहुत गाता था, लोग कहते थे मुझे यार जमीर तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, गुनगुनाओ मैं गाता रहता था। लेकिन उसमें भी यही हुआ कि मैंने कहा नहीं यार, ट्राई करूंगा रेडियो में, शायद हो सकता है कि मुझे गाने वाने का कुछ मिल जाए प्रोग्राम। रेडियो चला गया था, रेडियो में कमाल अहमद सिद्दीकी साहब थे उन दिनों, प्रोड्यूसर हमारे। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा सर एक मिमिक्री कर सकता हूँ मैं, एक कैरेक्टर, 2-4 कैरेक्टर थे एक ड्रामा में, छोटे से ड्रामा में, तो उसमें 4 कैरेक्टर मुझे करने थे। कहा ये 4 आवाजें निकाल के ये कर लो जरा, 2-4-5 मिनट का, ये मैंने कर दिया। तो माल सिद्दीकी साहब ने कहा भाई तुम कहाँ से ट्रेनिंग करके आए हो? मैंने कहा सर ट्रेनिंग करके नहीं, अब पता नहीं, मैं खराफात करता रहता हूँ, शीशे के पास खड़ा हो जाता हूँ, कोई फिल्म देखता हूँ दिलीप कुमार की तो उसकी नकल शाम को करता हूँ, कोई और एक्टर मुझे पसंद आता है तो कोई शीशे में जाके देखता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो ये सिलसिला है, काफी देर तक फिर चलता रहा, ये शौक की बात थी, मैं यही चाहता था कि मैं एक्टर बनूं, मैं कामयाब भी रहा, तो बहुत कुछ किया। फिर इसके बाद तो अब आपकी बारी है, क्या आप बोलिए, आप फरमाइए, आप ये मुझे बताइए, पर्टिकुलर चीज के बारे में, ये मुझे बताइए, शुरुआत की बात ये मुझे बताइए, आदमी हर कोई सही करता है, यानी कोशिश करता है, मेहनत करता है, फिर कुछ कोई चीज पाने के लिए कोई निशाना मुकर्रर करता है, कोई हदफ मुकर्रर करता है उस तक पहुंचने के लिए। आपने क्या मुकर्रर किया था, कहाँ पहुंचना है? बॉलीवुड पहुंचना है, मुंबई पहुंचना है? मैंने मुकर्रर नहीं, हम दोनों जहन में तो सबके यही होता है, जब एक एक्टर कहीं भी काम करता है वो चाहता है कि मैं फिल्मों में जाऊं, उसको लगता है कि फिल्में बहुत बड़ी चीज है, हम जो कर रहे हैं छोटे स्क्रीन वाली बात है,
और बड़े स्क्रीन पे अपने आप को देखना चाहते हैं। हम भी करना चाहते थे शुरू से, ऐसा नहीं हमारे जहन में था, लेकिन जहन में ये था पहले कि पहले लोग मुझे कहें, द मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फ्रॉम कश्मीर शुड शेयर कि भाई नहीं ज़मीर अच्छा कर रहा है। जब मुझे लगेगा फीडबैक अच्छा है, लोग मुझसे प्यार करते हैं, लोग मेरे काम को चाहिए, वहाँ के लिए भी हमने सोचा, वहाँ भी गए। फिल्में तब हमारे नसीब में नहीं थी, आजकल हमने 2-4 साल पहले से कई फिल्में की, विनोद चोपड़ा जी की फिल्म की, इससे पहले इम्तियाज अली की फिल्म लैला मजनू में बड़ा अच्छा रोल किया। मतलब रजिस्टर हो गए जो रोल्स मैंने किए, 2-4 रोल्स, उनको भी अच्छा लगा। विनोद चोपड़ा जी ने मुझसे कहा कि भाई यू आर वेरी गुड एक्टर, आप आए शिकारा क्यों में नहीं, आज तक हमसे मिले क्यों नहीं। मैंने कहा सर आपने शिकारा में काम किया था, फिल्म शिकारा में, ये शिकारा, उसके गाने मैंने लिखे थे शिकारा फिल्म, और गाने मैंने लिखे शिकारा थे। फिल्म उन्होंने यहाँ शूट करी थी। उन्होंने मेरा ऑडिशन किया था उन्होंने, तो वहां से उन्होंने मुझसे कहा कि भाई हम 7-8 लोगों ने आपको पसंद किया इस रोल के लिए, तो आप ही इस रोल को करेंगे। फिर यहाँ मुलाकात हो गई, फिर मैंने उनको याद दिलाया कि हम डीएवी स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, आप मुझसे सीनियर थे। कहा यार सब लोग इधर आ जाओ, ज़मीर मेरा बचपन का दोस्त है, डीएवी अरे स्कूल में अरे हमने अरे साथ में पढ़ा है। मैंने कहा सर यही, मैंने कहा सिर्फ फर्क इतना हुआ कि मेरी फ्लाइट जो है, मैंने भी चाहा था फ्लाइट बॉम्बे चली जाए, लेकिन मेरी फ्लाइट थोड़ा कहीं रुक के गई वो वहां पहुंची नहीं। आपकी फ्लाइट डायरेक्ट गई, आपने डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ी, आप पहुंच गए, आपका काम हो गया। अल्लाह को चाहना था कि आप इतने बड़े डायरेक्टर बन गए हैं, तो अच्छा लगा उनके साथ काम करना, क्योंकि ही इज अ वेरी डेडिकेटेड डायरेक्टर। बहुत अच्छा, वो एक एक फ्रेम के बारे में सोचते हैं, एक एक डायलॉग के बारे में सोचते हैं कि इसको कैसे करना है, और अगर कहीं पे कश्मीर लगे में, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा है। कश्मीर में रह के जी बताइए। आपने जो काम किया, आप किन से मुतासिर रहे पूरे दौर में? नहीं, आप टेलीविजन की बात करते हैं, रेडियो की बात दोनों, करते हैं, या रेडियो ओवरऑल? आप दोनों, ओवरऑल ओवरऑल। ओवरऑल तो मुझे सबसे अच्छे अदाकार जो लगते थे, जिनका मैं बड़ा शदाई था, वो थे दिलीप कुमार साहब। मैं लोकल की दिलीप बात कर रहा हूँ, साहब मेरे मैं लोकल की पसंदीदा। बात कर रहा हूँ। नहीं, दिलीप अच्छा, कुमार तक वही हम बाद में लोकल की जाएंगे, बात है, लोकल की बात कर वही रहा मैं हूँ। कह रहा हूँ। लोकल्स में तो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हमारे पास हैं यहाँ पे। अब इसमें यह है कि मेरे नज़र में 10 लोग अच्छे हैं। अब मैं अगर किसी का नाम भूल गया या मैंने उनका जिक्र नहीं किया, तो उनके जहन में जो मेरे बारे में एक देने इमेज पड़ेंगे। बनी है कि ज़मीर सही कहता है, हमेशा सच कहता है, हो सकता है ऐसी कोई गलती हो जाए, लेकिन कुछ लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत हमारे बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं जो मुझसे भी अच्छे हैं, तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। अब उनका क्या नाम ले लें, मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम में अगर उनका नाम लें, किसी का नाम भूल जाएं, तो अच्छी बात नहीं है। तो मुल्की सतह पे किन से मुतासिर है? दिलीप कुमार से। की सतह पे तो मैंने कहा, फिल्मों में मैं जब फिल्में देखता था तो मुझे कई एक्टर्स बहुत पसंद थे। बलराज साहनी थे, दिलीप कुमार साहब थे, तो मैं इनकी घर में आके नकल भी करता था। दिलीप साहब की जब मैंने फिल्म देखी तो राम और श्याम में इतना मुतासिर हुआ था, उन्होंने जो 2 कैरेक्टर किए थे, तब से ही मेरे ज़हन में था यार मुझे भी ऐसा मिलना चाहिए, कोई 2-3 कैरेक्टर मैं ही करूँ, 3 के 3 कैरेक्टर। लालच भी इस कदर ज़्यादा थी कि सब कुछ मुझे ही करना है। मैं ये नहीं सोचता था दूसरा एक्टर क्या करेगा, लेकिन मेरे ज़हन में शुरू से ही यही था कि साहब इसने कैसे किए 2 किरदार, और कितने डिफरेंट लगते थे। एक ही आदमी 2 किरदार कर रहा है, एक्सप्रेशन अलग-अलग हैं, डायलॉग डिलीवरी अलग-अलग है। ये चीज़ें जब आदमी सोचता है और बहुत कुछ सीखता है इससे। आपने रेडियो में भी काम किया, दूरदर्शन में भी काम किया, ज्यादा मजा किस में आया? जी। ज्यादा लुत्फ अंदोज किससे हुए आप? नहीं, आई वाज़ मोर कंफर्टेबल इन टेलीविजन ओनली। रेडियो में वहां जब पैसा शुरू ज्यादा में था? मैं गया, नहीं, टेलीविजन में पैसा नहीं ज्यादा था इसलिए पैसे की वजह कंफर्टेबल से थे। नहीं। ना। अब रेडियो जिस दिन मैं गया, जब मेरा ऑडिशन हो गया, अप्रूवल आ गया, मुझे किसी में ट्रायल बेस पे ले लिया 1-2 प्लेस में, तो जब मैंने प्ले किया तो मेरे हाथ में जो स्क्रिप्ट होता था ना, उसकी तरफ ही देख के करना है। मैं उसमें भी इधर-उधर करता था, भाग-दौड़। यहाँ तो माइक होती है रेडियो में, यू कांट गो देयर और वहां बोलेंगे आप। मैं चलना शुरू हो जाता था। मेरी आदत थी टेलीविजन में, अरे अजय कैसी बात कर रहे हो, तुम समझते नहीं हो यार, तुम
तो मैं निकल जाता था। वो कहते वहां कहाँ जा रहे हो यार, माइक के सामने खड़े हो जाओ शुरू में। तो फिर उसके बाद हमने सीखा कि नहीं, हमने कहीं नहीं जाना है, हमने माइक को ही देखना है और स्क्रिप्ट को देखना है, इसी में सब कुछ आना चाहिए, एक्सप्रेशन वगैरह। बड़ा मुश्किल होता था शुरू के 2 प्लेस में, बड़ा मुश्किल हो गया मुझे कि अब जज्बात लाने हैं तो कैसे, खाली ऑडियो से एक्सप्रेशन के बगैर। मैंने कहा नहीं, एक्सप्रेशन मैं दे दूंगा, ऐसे ही स्क्रिप्ट पढ़ के ही दे दूंगा। फिर मैं कहता था अजय साहब ये आपने अच्छा नहीं किया। अब मैं कहता था प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को, जो भी वहां पे पैनल पे होता था, सर आ रही है आवाज, ठीक आ रही है, लगता है कि दुखी बंदा है या नहीं, तो नहीं तो दुरुस्त करूंगा, कोई और चीज देखूंगा। फिर मैं कोई और चीज करता था, कहता था हाँ ये वाला सही आ गया, कहता चलो जी शुरू। तो ये शुरुआत जो होते हैं कहीं भी, रेडियो में भी शुरुआत हुई तो शुक्र अल्लाह का आज मैं वहाँ ए ग्रेड आर्टिस्ट हूँ। मैं लेट गया, नहीं तो शायद मैं भी टॉप ग्रेड में होता। तो टॉप ग्रेड में मैं टेलीविजन में हूँ, इसीलिए मेरी लाइकिंग ही टेलीविजन थी शुरू से ही। और मैं टेलीविजन में बड़ा कंफर्टेबली काम करता था, मुझे लगता नहीं था कैमरा है आगे। मेरे पहले गुरु जो थे नाज़की साहब थे, जिन्होंने मुझे पहले सीरियल में लिया, फर्स्ट सीरियल मैंने उन्हीं के साथ किया। तो उसके बाद उन्होंने मुझे आके यहाँ चूमा, मैंने सीन दिया एयरपोर्ट के करीब। तो मैंने कहा सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बड़ा इंकरेज किया। कहा यू डिजर्व यार, ऐसे ही करना है, जॉब कर रहे हो। तो उन दोनों ये था कि आप रेडियो वालों ने कुछ एक्टर्स की वो उनके जहन में डाल दिया था कि ऑडियो ऐसे होना चाहिए। बहुत खूब। जाहिर की खुददारी खत्म समझ। कल का टैलेंटेड आर्किटेक्ट आज का एक मामूली मजदूर अब कुछ भी करने के काबिल नहीं। सिस्टम की चक्की में पिसते पिसते अपना ऑफिस, अपना काम, सब कुछ बंद करने पे मजबूर हो गया है। वो काम जो उसकी खुदी की तर्जुमानी करता है, लोग उसे बहुत जल्द भूल जाएंगे और फिर यूं तो मेरा मुकाबला तूफानों से भी हुआ, लेकिन जी जमीर साहब, जी 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 कुछ डिस्टर्ब। जी जी, तो वो आप रेडियो वालों की बात कर रहे थे। हाँ, मैं यही कह रहा था कि जब हमने शुरुआत करी तो मैंने एक डायलॉग बोलना था वहां पे कि उनमें अजय से क्यों कराई थे तला कास बोस। उसने कहा नहीं ऐसे नहीं बोलना है, उनमें अजय तला मियन कात बोस क्यों ऐसे मियन कात बोस। मैंने सर मेरी समझ में नहीं आता, मैं कैसे कर सकूंगा। कहा ऐसे ही करना है, क्योंकि उन दोनों किसी ने जहन में डाल दिया था कि ऐसे ही करना है। वो एक रेडियो का एक स्टाइल बना हुआ था। लेकिन फिर मैंने माफी चाहिए, मैंने कहा आप लोग सीनियर्स हैं, मैं कह नहीं सकता हूँ आप लोग ऐसा करते हो। लेकिन मुझे लगता है कि सीधे ही बोलना चाहिए। अगर आप माँ से बात करें तो आप थोड़ी कहेंगे मोजी से उसके वाले दोस्त से खे होता ही क्या, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। उन दोनों नहीं लगता था, उन दोनों राजकुमार भी सबको अच्छा लगता था, वो भी बड़ा आर्टिफिशियल बोलता था। हमने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए विजय कुमार, मैं ये करूंगा। तो आजकल वो हजम नहीं होगा। आजकल हम उसकी फिल्म देखेंगे तो कहेंगे नहीं साहब राजकुमार भी शायद आर्टिफिशियल आवाज बना के करता था। तो ये चीजें आजकल अच्छी नहीं लगती। जितना आदमी नेचुरल होगा उतना वो कामयाब है। और आजकल तो सभी एक्टर्स माशाल्लाह, मुंबई में भी नए एक्टर्स जो हमारे में उसकी वजह ये थी कि लोगों नॉर्मल लाइफ में भी ड्रामा चाहते थे सुनना। मिसाल के तौर पे मैंने जितने भी ड्रामे प्रोड्यूस, 1000 से ऊपर मैंने 1500 ड्रामे मैंने भी प्रोड्यूस किए हैं कुल मिला के। नहीं देखिए, मैं भूल जाऊंगा बाद में। आपने जून डब किया, उसमें बताइए मुझे कहाँ जरूरत पड़ी वो सब करने की। वो फैमिली सीरियल था, वो ड्रामा नहीं था। घर में बैठक में बैठे वो ड्रामा नहीं था। दैट वाज अ फैमिली फीचर। उसे हम सीधे बात करते हैं, मोजी खेल ले अच्छा, फीचर और ड्रामा में क्या डिफरेंस है? फीचर एक जो रियल लाइफ है, स्पोकन वर्ड जो है, जिस तरह से हम घर में बात करते हैं उसी तरह से ड्रामा में एक वो मेलो ड्रामा एलिमेंट आ जाता है। मिसाल के तौर पे मेरे हिसाब से आप हमारे गुरुजी हैं, मैं कह नहीं सकता रेडियो के बारे में ज्यादा, आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ या जानना चाहता हूँ कि एक ड्रामा में क्या जरूरी है वो सब करना? अगर नहीं करेंगे तो फिर ड्रामा नहीं जरूरी है। इसलिए मैंने वो सिलसिला तोड़ा, मैंने उस रविश के उस
उस पथ को, उस रास्ते को नहीं चुना। जब मैं ड्रामे प्रोड्यूस करने लगा, मैंने उसमें जो नॉर्मल चीज है वो नॉर्मल तरीके से पेश करने की कोशिश की, और अपने जो फनकार जिसमें जितने भी रहते थे सबको उसी हिसाब से समझाता था। लेकिन चूंकि प्रोड्यूसर ने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा होता है और उसे निटी-ग्रिटी पता होती है कि इसमें कौन सा जवाब कैसे चाहिए, मुझे सीक्वेंस क्या है, बैकग्राउंड क्या है, तो फनकार को वो बताना पड़ता है, तो ये डायलॉग इस तरह से बोलो ताकि वो मैच कर जाए पूरी सीक्वेंस के साथ। ये बातें होती। हाँ, बाकी तो आपने जरूरी है कि जैसा कहा, कुछ कैरेक्टर्स प्ले में भी ऐसे होते हैं जहां पे आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है उस रोल के लिए। वहां पे असल में आपको जो जाहिर है कि जैसे दूरदर्शन के आने के बाद, चूंकि आपके पास दो सूरतें थी, एक आपके पास शक्ल भी थी, तस्वीर भी थी और आवाज भी। तो रेडियो में साउंड कारपेट बनाना पड़ता था ताकि वो जज्बात का एहसास उसको हो जाए, सुनने वाले को, कि बंदा परेशान है दोपहर से, वो क्या करो यार, रेडियो में आप कहेंगे, दूरदर्शन मुझे के कैसे लगता है, मैं करेगा। अभी भी मैं ये सोचता हूँ, ये सही आपका फरमाना कि आवाज से ही उनको पता लगना चाहिए, लेकिन उसमें फिर सारे बूढ़े नजर आते हैं, एज्ड नजर आते सही बात, वो तो ग्राम आ गया था, जवान है, वो जवानी की तरह ही बात करेगा ना। अगर वो भी एक बूढ़ा अब बाप जो है वो कर सकता है। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, वो एक शख्स परस्ती थी कि बस उसी की तरह हमको चलना है, वैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। जी, आगे सुनाइए हमें अपने बारे में, कि गाने का भी आपको शौक रहा, गाना भी गाते रहे आप, गुनगुनाते रहे आप, और स्टेज पे भी गाना गाया। नहीं, गुनगुनाता नहीं, आप बाथरूम सिंगर नहीं थे, सिंगर बनना चाहते थे आप? नहीं, सिंगर बनना चाहता था, रेडियो भी गया, वहां ऑडिशन भी दिया, और लाइट म्यूजिक में मैं अप्रूव भी हुआ। फिर मैंने गजल भी गाया, मुझे याद नहीं है वो गजल क्या थी, लेकिन उसके फौरन बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इतना आसान काम नहीं है जो मैंने जिम्मा लिया है, मैं करूंगा, मैं सिंगर बनूंगा। क्योंकि जिस दिन मैं रिहर्सल के लिए गया, तबले वाले ने कहा कि नहीं सर, आप रिदम पे नहीं, आप कुछ और आगे जा रहे हैं। मैंने कहा आगे पीछे कहाँ जा रहा हूँ यार, मेरी समझ में नहीं आता कहाँ पे करना है। कहा जब मैं टाउन करूंगा तो उसके बाद आपको शुरू करना। तो मैं बड़ा परेशान हो गया, मैंने कहा यार ये तो काम मुझसे होगा नहीं, आवाज तो ठीक ठाक है लेकिन मैं रिदम में गा नहीं सकता हूँ। तो उसके बाद फौरन मेरे जहन में आया, नहीं मुझे दूरदर्शन में ट्राई करना चाहिए, मुझे एक्टर ही बनना चाहिए। बचपन में बहुत कुछ होता है ना, बनना है, ये करना है, वो करना है। उसके बाद मैं टेलीविजन भागा, वहाँ ऑडिशन वगैरह दिया। ऑडिशन में मैं बड़ा खुश था उस दिन, ऑडिशन ज़बरदस्त हुआ है तो, लेकिन मुझे फेल कर दिया गया। मुझे लेटर आ गया कि आप पास नहीं हुए ऑडिशन में। मैं टेलीविजन चला गया। मैंने कहा सर क्या हुआ मुझसे? कहा आपकी डायलॉग डिलीवरी हमने लिखा है 100% राइट, ये भी कुछ वो करना था आपको, वो भी माइम आपको करनी थी, वो भी आपने सही की, लेकिन हमने कोई सवाल आपसे पूछा, आपने उसका वो सही जवाब नहीं दिया, और वो जो करना था वहाँ पे वो आप माइम में आपको ऐसे ऐसे करना था और फिर आपने वो एक्सप्रेशन नहीं दिया। मैंने कहा सर हो सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आप माइम के बारे में पूछेंगे। मैंने सोचा कि शायद डिलीवरी सही नहीं है, मैं उसके लिए फिक्रमंद था। कोई बात नहीं सर, अगले साल मैं फिर दूंगा। लेकिन खुदा का करना ये था कि हमें एक प्रोग्राम मिला वहाँ, मैं यूथ प्रोग्राम में चला गया। उनने मुझे गाने के लिए कहा, तो दादा साहब की गजल थी चीरित भाव यस दिल, मैंने वो गाई। तो एक प्रोग्राम हो गया, विजय हुंडू थे या कोई और प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा जमीर कुछ और ऐसा ही प्रोग्राम कोई अगले महीने के लिए करेंगे हम, कोई दूसरा गाना या कुछ भी। मैंने कहा नहीं सर, मैं मिमिक्री कर सकता हूँ, फिल्म एक्टर्स की कॉपी करता हूँ। अच्छा ये तो अच्छी बात है, सुनाओ भाई। मैंने 10-15 एक्टर्स की कॉपी की। प्रोड्यूसर साहब जो हैं बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम, आज तक कभी कश्मीर टेलीविजन से नहीं हुआ है, आप आ जाओ, ये तैयारी करके आ जाओ, कौन कौन से एक्टर की करोगे? तो उन्होंने कहा कि मुझे 10 दिन पहले ही रिकॉर्डिंग करो उसकी, यार इसी सैटरडे को रिकॉर्डिंग करो। मुझे बुलाया, मैंने रिकॉर्डिंग की। उसके बाद वो सुपर डुपर हो गया वो आइटम जो मेरा था। उसके बाद वही प्रोग्राम देख के नाज़की साहब को लगा कि नहीं ये जो एक्टर है इसको बुलाएंगे, कौन है क्या पता नहीं है। मैं दूसरे दिन गया दूरदर्शन, नाज़की साहब बाग में खड़े थे, कहा बेटा इधर आओ, क्या नाम है आपका? मैंने कहा सर मेरा नाम ज़मीर अशाई। कहाँ से हो? मैंने कहा सर बजरला से। गुड गुड गुड। सो उसका तुम बोली रात करान तुम वारिया किस्म बोली उसका सी करान इंसान चे क्या हेचमुत बस बात गसा मज बॉम्बे बॉम्बे दिवान नजर वजर
तजोज़ जानी विस्की बाकी इन करान सोरी में तो ना कर फिर तबस्सुम हिट परेड था उनका एक अपना ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे मैंने मिमिक्री करी। तो उसके बाद नाज़की साहब बड़े मुतासिर हुए, उन्होंने कहा नहीं आप मेरे रूम में आ जाओ, मेरा 34 नंबर है रूम, आप आ जाओ। तो शुरुआत हुई, नाज़की साहब का भी वो पहला बड़ा सीरियल था जो उन्होंने किया, जिसका हीरो मैं था, आपसी माँ। वो हृदय भारती ने लिखा था, उसने कहा आप हीरो का रोल करेंगे। मैंने कहा सर हीरो का रोल मैं कहाँ करूंगा, इतना बड़ा एक्टर तो मैं हूं नहीं। कहा नहीं, आपके लिए वो रोल सही है, आप स्क्रिप्ट लीजिए। मैंने स्क्रिप्ट घर लिया, घर में बैठा मैं बेड पे, शाम को बड़ा खुश हूँ हीरो का रोल करना है, और देखा और मुझसे पहला डायलॉग पढ़ा नहीं जाता है। मैंने कहा ये क्या हुआ, उसमें लिखा था मैं क्या कोर मैंने की कोर, कुछ ऐसा डायलॉग, मैं क्या कोर मैंने की कोर। मैं ये पढ़ ही नहीं सका, शाम तक मैं देख रहा ये क्या फारसी है क्या, मुझे कश्मीरी मैंने पढ़ी ही नहीं थी कभी। मैं मुंबई की दुनिया में हमेशा खोया रहता था कि अमिताभ बच्चन का रोल करना है, उसका करना है, ये तो सोचा ही नहीं था कभी। उसके बाद नाज़की साहब ने कहा दत्त तेरी की चीज बात ही नहीं, मुझसे दिवस में जिद। उसके बाद मुझे याद है कश्मीरी लैंग्वेज कौन जानता था, रफीक साहब थे या कोई और भी थे, तो मैं वहाँ उनसे मिलके मैंने कहा यार मैं आपको पकौड़े खिलाऊंगा, तो मेरे साथ बैठो इधर बाग में, ये पढ़ के मुझे बताओ ये क्या क्या है। उसने बताया यशोनाइट का मुएलिस है। उसके बाद जनाब अली 2 दिन के बाद में पूरा तैयार हो गया, मैंने इसको याद किया और पढ़ भी लिया अच्छी तरह से। 3 दिन के बाद में गया, नाज़की साहब को कहा तरह बोझना क्या कुरुत से, मैंने कहा सर इस तरह है, मैं क्या करूँ, मैंने की करते अतः मुझे क्या से हो ये 60 बजे falan cevap o da yaş first class hep ya trash tarzı kapısı var. Mesela नर्स मैं सोची हमने दोनों में मुझे में हिचन वारिया मगर इस बना एक और में तैयार पानी इसमें प्रिपरेशन जो कर रही सुकर में। तो अल्लाह का करना जब होता है ना कि जब कुछ किसी चीज में आदमी कामयाबी उसको देनी होती है तो ये चीजें कर देता है खुद ही। तब अच्छा टाइम था और जो भी करता था मैं तो लोगों को पसंद आता था। फिर आप सुपर हिट हो गया। फिर शमीम ने अपने एडिटोरियल में लिखी ज़मीर शाही और टेलीविजन। हम पहली बार 3 साल हो गए टेलीविजन को शुरू हुए, लेकिन पहली बार हम टीवी हीरो को देखते हैं जो जिसको हम टेलीविजन अदाकार कह सकते हैं। और उसके बाद हमने टेलीविजन में भी वही नेचुरल जो करना होता था। वो अच्छे दिन थे, अच्छे दिन थे, अच्छे दिन थे, अच्छे दिन थे। पैसे के मामले में भी, काम के मामले में भी। बुरे दिन कब आ गए दूरदर्शन में? दूरदर्शन में बुरे दिन आए हुए तो अब काफी साल हो गए, अब मेरे ख्याल में 8-10 साल हो गए। अब तो वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। सबब बगैर सुबह प्रोग्राम के मुझे नहीं लगता सुबह बखैर या और कोई प्रोग्राम है, बस वही और उधर एक प्रोग्राम चलता है, ड्रामा, सीरियल, फिल्में, म्यूजिक, ऑलमोस्ट सब कुछ बंद हो गया है। वजह? ये बदकिस्मती है। हाँ, वजह क्या हुई? वजह उसके जिम्मेदार हम लोग भी हैं और कुछ जिम्मेदारियां उनको भी लेनी चाहिए जो कुर्सियों पे वहां बैठे थे। नाम तो हम लेना नहीं चाहते हैं, एवरीबॉडी नोज कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। दूरदर्शन में आपको नहीं लगता है कि कुछ जब ये कश्मीर चैनल बन गई, कौशिक चैनल बन गई, कुछ रेवड़ियां बटने लगी, हर कोई प्रोड्यूसर बनने लगा, हर कोई डायरेक्टर बनने लगा, हर कोई राइटर बनने लगा, हर कोई एडिटर बनने लगा? हाँ, वो भी एक वजह थी ना। देखिए मैं एक्सपेक्ट करता था कि इस बार मैं दिल्ली जाऊंगा, वहां मेरी प्रेजेंटेशन होगी तो टॉप पे, अगर नहीं तो सेकंड टॉप पे या थर्ड पे मैं हूँगा। लेकिन वहां देखा सिलसिला ही कुछ बदल गया। प्राइवेट प्रोडक्शन से सिलसिला ऐसा हुआ कि जिन लोगों ने बहुत कुछ किया था या नाम कमाया था वो कहीं होते ही नहीं थे, फिर नए नए लोग आ गए। उसकी भी कई वजूहात हैं। जब तबाही होनी होती है तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। उसमें हम लोग भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने वो काम किया, वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो उन कुर्सियों पे बैठे थे तब। तो आंखें बंद करके उन्होंने काम भी लोगों को दिया। उसकी वजह ये हुई कि एक तो क्वालिटी वाइज भी प्रोग्राम्स खराब होने लगे। उसके बाद उनका सिर्फ यही एम था, प्रोड्यूसर्स का भी और साहिबान का, जो बड़े बड़े साहब लोग बैठे थे उनका भी यही काम था कि किसी भी तरीके से इनसे पैसा लेके काम करना है। ये तो सही बात है, इसका मुझे एतराफ़ है। और उसमें हम लोग भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने उसको एनकरेज किया, उस चीज़ को पैसा देकर या कुछ भी जो भी है। कई रीजंस, देयर आर नंबर ऑफ रीजंस फॉर दैट। आपने कभी समझौता किया? मैंने कभी समझौता इसलिए नहीं किया, मुझे शुरू में ही पता था कि कल्चर में एक बार ऐसी कोई चीज घुस गई तो समझ लीजिए हमारा कल्चर तबाह हो।
और वही हुआ, फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस हो गए, कल्चर के साथ भी खिलवाड़ किया गया। ऐसे प्रोग्राम्स लोगों ने बनाए, जैसे कश्मीर के बारे में, कल्चर के बारे में किसी प्रोड्यूसर को कोई असाइनमेंट मिली, वो बाहर के प्रोड्यूसर को मिली जिसको कुछ भी ABCD का पता नहीं है कश्मीर के बारे में। वो लोग फिर यहीं से हायर करते थे कुछ लोगों को, क्या ये हमारी मदद करिए, हमने ये करना है वो करना है। लेकिन इसी तरह से क्वालिटी आहिस्ता आहिस्ता खराब होती रही, और एक टाइम आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि भाई बंद करो ये, फिलहाल कशीर चला था ये सिलसिला। लेकिन उसमें अब ये मुसीबत आ गई कि हमने भी 2-3 प्रोग्राम किए थे अपनी लेवल के, जो इन हाउस प्रोडक्शन, हमने तो इन हाउस प्रोडक्शन की थी, उसमें दिल्ली विल्ली का कोई रोल नहीं था। तो वो पैसा फिर फंस गया। तो हमने कहा कि भाई हमने तो किया हुआ ये प्रोग्राम, इसका क्या करना है। कहा आप ये रखिए, जब ये डिसाइड होगा पेमेंट कब होगी तब आपकी भी हो जाएगी। अब बदकिस्मती से वो अभी तक नहीं हुई, 10 साल हो गए। काफी लोगों ने कोशिश भी करी, दिल्ली में जाके उन अफसरान को कहा भी कि साहब कुछ करिए, नहीं हो रहा है डिसीजन, उसमें कोई नहीं मिल रहा है इतने साल से। यानी 10 साल से पेमेंट्स बंद हैं? जी 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 जी, 10 साल से। वजह? कई बार वहां के अफसरान आए यहाँ देखने के लिए कि ये प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ है, ये देखिए इनको पेमेंट करेंगे। कुछ लोगों के बारे में कहा कि नहीं, ये प्रोग्राम में पूरे पेपर्स हमें नहीं मिले, पूरे वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, किसी में कोई चीज़ है, ये जी इस रजिस्टर पर दर्ज नहीं है नाम, प्रपोजल रजिस्टर पे, कई चीज़ें हैं उसमें, जिसका सिलसिला अभी चलता रहा 8-10 साल से। तो अभी पता नहीं उसका डिसीजन कब आएगा, क्या वो सोचेंगे, क्या करेंगे। क्या आपके पैसे भी फंसे हुए हैं? हाँ, आपके पैसे भी बाकी हैं अभी? मेरे भी फंसे हुए हैं। वहां तो करोड़ों रुपए फंसा हुआ लोगों का, 35 करोड़ के ऊपर है वहां पे। लेकिन मेरा भी थोड़ा सा पैसा है, थोड़ा सा मेरा हमेशा होता था यही 5,000, 10,000, 20,000, 25,000। मैं हमेशा छोटी ये छोटी पेमेंट्स देता। जिम्मेदारी फिक्स नहीं हुई कि किसकी वजह से, कैसे हुआ ये सारा मामला, ये गड़बड़ कैसे हुई? नहीं, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसके बाद जब सरकार चाहेगी तो क्यों नहीं डिसीजन ले सकते हैं कि इसको सजा देनी है, ही कल्प्रिट। लेकिन ऐसा होता नहीं, अक्सर ऐसा नहीं होता। और मेरे खून में जो था, मेरे खून में ऑनेस्टी थी शुरू से ही, क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम तो एक्साइज टैक्सेशन के बहुत बड़े ऑफिसर रहे। उन दिनों, उस जमाने में जब मैं छोटा था, ही वाज अ टैक्सेशन ऑफिसर एट पाल्म एयरपोर्ट, दिल्ली। बचपन में हम छोटे थे, लेकिन वो हमेशा से यही दर्ज देते थे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी के साथ कभी ये नहीं करना, समझौता नहीं, कंप्रोमाइज, समझौता नहीं करना इस पे, अगर कोई बेईमानी करेगा तो। ज़मीर साहब, हमारे खून में था वो सब कुछ, और हमने कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया। बड़े लोग आ गए, बड़े लोगों ने कहा कि ऐसा करो, नहीं 50 नहीं 100 एपिसोड करो। मैंने कहा नहीं, हम इस काबिल नहीं है कि हम 100 एपिसोड करेंगे। अगर आप इसके 10 ही एपिसोड मुझे देंगे, पहले मैं देखूंगा मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो ये हमारी गलती थी या क्या था? जिंदगी चलती रही और फिर शादी हो गई। मेरे वालिद मोहतरम ने मेरा नाम ज़मीर रखा था। ये भी एक कारण हो सकता है कि मेरे वालिद मोहतरम ने इसका नाम ज़मीर रखा था, और हमने हमेशा अपने ज़मीर से काम लिया। हाय, क्या बात है। ये तो आपने गजल मुकम्मल कर दी। ज़मीर, तुम बाज़मीर रहो हमेशा। माशाल्लाह, ये तो आपने गजल को मुकम्मल कर दिया यहाँ पे। वाह 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 वाह, इस नाम के साथ समझौता नहीं करना। तुम्हारा ज़मीर नाम है तो ज़मीर ही अपना हमेशा ज़हन में रखना कि ज़मीर हो और ज़मीर से काम लेना। वाह 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 वाह। ज़मीर से आपने काम लिया जिंदगी के हर शोबे में। लेकिन क्या आप अपने जो फैमिली लाइफ है उसके साथ इंसाफ कर सके? क्योंकि आप बहुत अक्सर घर से बाहर रहते थे, शूटिंग के दौरान, काम के दौरान। नहीं, उसमें ये था कि हम बराबर टाइम देता था। अगर मैं 10 दिन शूटिंग पे जाता था तो 10 दिन घर में भी देता था, ऐसा नहीं। और मैंने कभी भी, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, आप तो खुद माशाल्लाह DDG रहे हैं रेडियो में, आप किसी भी दूरदर्शन के आदमी से पूछिए कि मुझे जब ज्यादा काम मिलता था, आज मैंने सीरियल किया, मैं वापस आ गया वहाँ 20 दिन काम करके, मैं घर आता था, फिर दूसरा प्रोड्यूसर मुझे बुलाता था, ज़मीरा को फ्री शायद जरा उसको बुलाओ। मैं जाता, मैं कहता सर मैं परसों ही आया 20 दिन करके, अभी थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए, मैं नेक्स्ट मंथ से। कई प्लेज मैंने रिफ्यूज किए कंटिन्यू। मुझे एक बार ड्रामा प्रोड्यूसर ने 3rd प्ले भी मुझे ही दिया जिसमें हीरो लिया था मुझे। मैंने कहा नहीं, बस 3 के बाद नहीं।
इनको लगेगा कि शायद इसलिए ज़मीर को रोल मिल रहा है कि इसका प्रोड्यूसर इसको बहुत करीबी जानता है और इसका दोस्त भी लगता है, तो इसीलिए ले रहा है, तो उस अब दबा आ जाएगा। आखिर में जी, मैं जी। ये जानना चाहूंगा, जमीर अशाई जो करना चाह रहा था, जो किया, कितना बाकी रहा, जमीर अशाई को वो जो है ना कि कोई कल्क तो नहीं रहा, कोई दिल में टीस कि ये नहीं हो सका, ये नहीं कर सका, ये करना चाहिए था, मुझे नहीं कर सका, किसी चीज की खलिश रही अभी तक? ज़ाहिर है खलिश तो रहती है, ऐसा नहीं है। इतना कुछ करने के बाद भी रोल्स के बारे में मुझे कोई खलिश इसलिए नहीं रही कि रोल मुझे हर तरह का मिला, पागल का भी मिला, वकील का भी मिला, अफसर का भी मिला, बादशाह का भी मिला, फकीर का भी मिला। शायद ही कोई रोल मुझसे छूटा हो इन 30-35 साल में जो मैंने अदाकारी का जो पीरियड था मेरा। लेकिन खलिश ये थी कि यार अभी भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, जो मैं करना चाहता था मैं कर नहीं सका। अभी भी मेरे ज़हन में है कि बहुत कुछ अभी करना था, लेकिन ये क्यों बंद कर दिया उन्होंने, क्यों ताला लगाया दूरदर्शन में? यार अभी तो मुझे बहुत कुछ करना था, मुझे अभी अपने दोस्तों को, अपने यारों को बहुत कुछ दिखाना है कि जो आपने देखा यही सब कुछ। मेरे पास खजाना नहीं है, मेरे पास बहुत खजाना है। अल्लाह ने मुझे इतना खजाना दिया है, मैं किसी चीज के बारे में, किसी रोल के बारे में भी सिर्फ सोचता हूँ तो वो रोल निखर के आ जाता है। आपको लगता है कि दूरदर्शन की जो हालत है, इस हालत की वजह से हजारों की तादाद में जो टैलेंटेड बच्चे हैं, बच्चियां हैं यहाँ पे कश्मीर में, लिखने वाले, एडिटर्स, डायरेक्शन करने वाले, बाकी जो है इस फील्ड से मुंसलिक, वो अशश कर रहे होंगे कि अब क्या हो गया, शुरू हो जाए, शुरू हो जाए, शुरू हो जाए? देखिए जाहिर है नए लोग जो हैं, जो चाहते हैं कुछ करना, जिनके जहन में या जिनके अंदर कूट कूट के ये टैलेंट जो है भरा है, इतने टैलेंटेड बच्चों को मैंने देखा अदाकारी करते हुए, मैं कहता हूँ इनका फ्यूचर क्या है यार? इतने अच्छे अदाकार ये बन सकते थे कल को। इसी शहर से, कश्मीर से ही कई दिलीप कुमार निकलते, कई राजेश खन्ना निकलते, कई देवानंद निकलते, जितने भी सुपरस्टार हैं निकलते, यहाँ से भी निकल सकते थे। लेकिन बदकिस्मती यही हुई कि एक ऐसा इदारा जिससे वाबस्ता लोग थे, वो तो पहले से ही, मैंने कोई नौकरी नहीं की, मतलब दूरदर्शन पे ही मुनहसर था कि जो मिलेगा वही खाएंगे पिएंगे। मैंने कभी सरकारी मुलाजमत नहीं की। मैंने यही सोचा था कि नहीं, फ्रीलांसर रहना ही अच्छा है, उससे मैं खुल के काम करूंगा, फ्री काम करूंगा, किसी के दबाव में काम नहीं करूंगा। लेकिन आज मुझे कोई फायदा नहीं। मैं एक बात पहले कहूंगा, बाद में ये जिक्र करूंगा कि जो नए बच्चे हैं इनके लिए क्या प्रॉब्लम आ गया। मैं एक बार रिसेंटली एक बस में बैठा था, पीछे की सीट में, यहाँ से ट्रैवल कर रहा था, बजल्ला से मुझे कहीं जाना था, मैं बस में बैठा। बस में एक खूबसूरत सा बच्चा बैठा हुआ था अगली सीट पे, 2 सीटर पे। वो मुझे बार बार देखता है, बार बार देखता है। मैंने कहा बेटा क्या देख रहे हो? क्या सर आप ज़मीर शाही साहब तो नहीं है? मैंने कहा हाँ। वो आके, मैंने कहा जो बेटा यहाँ बात करो, आगे पीछे सीट में बैठे, बस के लास्ट सीट पे। कहने लगे सर मुझे भी बड़ा शौक है एक्टर बनने का, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा भाई फैसला तुम्हारा है। अब आप सोचो, जो 40 साल एक्टिंग करता रहा, वो आज बस की आखिरी सीट पे बैठा है। तो यही मुझे मिला है 40 साल काम करने के बाद। तो आप खुद सोचो कि आपको ये जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। बाकी डिसएनकरेज नहीं करूंगा, आप कर सकते हो। अगर आप में टैलेंट है, मेहनत करो, किसी इंस्टीट्यूट में जाओ, वहां से अदाकारी का कोर्स करो, उसके बाद कहीं और ट्राई करो। यहाँ पे सिर्फ अगर आपके जहन में है या मॉनिटरी आपके घर वाले चाहेंगे, आपको बाहर भेज सकते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग करके आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है बेटा आप बन सकते हो कल को एक्टर। कहा सर नहीं, आपके पास, आप बस में क्यों सफर करते हैं? मैंने कहा आप समझे नहीं। मैंने कहा बस यही हमारे इसमें था 30 साल के बाद हम बस में सफर कर रहे हैं, यही आपके सवाल का जवाब था, लेकिन आपने समझा नहीं। अब फिर भी मैं एक बार और दोहराता हूँ, बेटा आप अच्छे एक्टर बन सकते हो, इसके लिए ये डेडिकेशन से काम करना है, ये करना है। रेडियो जाओ, वहाँ ऑडिशन दे के आ जाओ, टेलीविजन जाओ, वहाँ ऑडिशन दे के आ जाओ। लेकिन अब तो ये सिलसिला भी बंद हो गया। अब तो हम उन बच्चों को ये भी नहीं कह सकते हैं आप जाओ टेलीविजन में, आप ऑडिशन दो, आपके लिए दरवाजे खुले हैं, यू आर टैलेंटेड पर्सन, या रेडियो जाओ। और क्योंकि सबसे बड़ी बात जो यहाँ बदकिस्मती है कश्मीर में, यहाँ पे कोई कल्चरल एक्टिविटी नहीं होती इतनी अच्छी, या कोई कल्चरल पॉलिसी नहीं है जेके गवर्नमेंट की।
अगर यहाँ शुरू से कोई कल्चरल पॉलिसी सरकार की होती तो शायद वो समझते कि कल्चर कितना इंपॉर्टेंट है, इसको एनकरेज करने के लिए वो बहुत कुछ करते। यहाँ एकेडमी है, बस वो कभी गाना माना वो सब करते हैं, उसके बाद ज़्यादा एनकरेजमेंट भी एक्टर की नहीं होती और पेमेंट भी उनका ऐसा होता है कि आदमी सोचता है 40 साल के बाद अब 1000 देके क्या करना है यार, छोड़ ही दो। ये परेशानियां हैं बहुत सारी। जमीर साहब, अल्लाह सब परेशानी से आज़ादी दिलाए और सब परेशानियां आमीन। खुशी में बदल जाएं। तो आपने आज वक्त निकाला, लेकिन दिल नहीं मानता कि अभी छोड़ दें आपको। वक्त की पाबंदी करना जरूरी है। अगली बार आपके साथ मुलाकात जारी रखेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कुछ राज की बातें जिन पर से आज हमने पर्दा नहीं हटाया। आपके मुंबई की बातें, आपके दूरदर्शन की बातें, आपके अपने। जब आप आए स्क्रीन पे, जब मुझे लगा कि बशीर आरिफ साहब मुझसे सवालात पूछेंगे, तो मैंने कहा, मैं बड़ा परेशान था कि ये सब कुछ मेरे इन एंड आउट्स जानते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये कहें कोई राज की बात, ऐसी कोई बात करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई धमाका हो जाए। एनीवे, वी आर फ्रेंड्स, वी आर ब्रदर्स। मैंने आप अभी भी कहते हैं कि अगर ऐसा सवाल है जिससे आप धमाका करना चाहते हैं तो करिए, यू आर मोस्ट वेलकम। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट निश्चित जब होगी, इंशाल्लाह जरूर बैठेंगे, बात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। और जिस तरह से आपने काम किया है, लोगों ने सराहा है आपको, लोग पसंद करते हैं आपको, आपसे मोहब्बत करते हैं, पूरा कश्मीर आपसे मोहब्बत करता है। ज़मीर अशाई साहब, आज आप इस हमारे फोरम पे आए, बेबाक के फोरम पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब। जरा